आज से करीब 2 डिकेड्स पहले ओडिशा के एक बड़े नेता बिजू पटनायक ने लोकसभा में भाषण देते हुए कहा था कि ओडिशा एक ऐसा अमीर राज्य है जहां गरीब लोग रहते हैं। लेकिन आज जब पिछले 23 सालों से उनके बेटे नवीन पटनायक सत्ता संभाल रहे हैं, तब भी हालात जस के तस ही हैं। जी हाँ, आज भी अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो लोगों के जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया है। इस बात की गवाही देता है नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। जी हाँ, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि ओडिशा भारत के 9वें स्थान पर आता है गरीबी के मामले में। अगर इस चीज को हम नंबर्स में समझे तो ये आंकड़ा 29.35% का होता है और जमीनी सच्चाई के हिसाब से देखें तो हर 3 में से एक आदमी इस रेखा के नीचे है। आज की अपने इस वीडियो में हम ओडिशा और उसकी गरीबी से लड़ाई को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, ओडिशा की गरीबी पर बात करने से पहले आपके लिए जरूरी है ये जानना कि आखिर ये कैसे डिसाइड होता है कि कोई आदमी गरीब है या फिर नहीं। आपको बता दें कि भारत में कैलोरी कंजम्पशन को गरीबी के पैरामीटर्स के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। नीति आयोग के अनुसार रूरल इलाकों में 2400 कैलोरी और अर्बन इलाकों में 2100 कैलोरी से कम कंज्यूम करने वाले लोगों को गरीब या निर्धन माना जाता है। हालांकि देश में गरीबी मापने के अलग अलग पैमाने हैं, लेकिन नीति आयोग ने जो लिस्ट जारी की है उसे MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पर तैयार किया गया है। MPI गरीबी को स्वास्थ्य, शिक्षा और लाइफस्टाइल की कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक पैरामीटर्स के बेसिस पर डिफाइन करती है। बात करें तो 25 सितंबर 2015 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तय किए थे। इन SDGs का सबसे बड़ा मकसद है पूरी दुनिया से गरीबी को समाप्त कर देना। इसमें यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि गरीबी किसी एक पैरामीटर से तय नहीं की जा सकती। इसी वजह से MPI नाम के इस इंडेक्स को डेवलप किया गया। MPI से UN को दुनिया भर में गरीबी की कंडीशन को एनालाइज करने में मदद मिलती है। MPI की कैलकुलेशंस कुछ अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर होती हैं और इन इंडिकेटर्स को यूनाइटेड नेशंस ने ही डिफाइन किया है कि कौन कौन से पैरामीटर्स पर इसे तौला जाए। हालांकि हर देश अपनी स्थिति के मुताबिक इन इंडिकेटर्स में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है। अगर भारत की बात करें दोस्तों, तो MPI की कैलकुलेशंस 12 इंडिकेटर्स के बेसिस पर की जाती है। इसमें न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी, केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस और खाने पकाने में कौन से फ्यूल का इस्तेमाल होता है और इस जैसे कई दूसरे इंडिकेटर्स शामिल हैं। इसके अलावा सैनिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बिजली है या फिर नहीं, घर है या फिर नहीं, प्रॉपर्टी कितनी है और बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता है या फिर नहीं, इन्हें भी 12 इंडिकेटर्स में शामिल किया गया है। लेकिन भारत का केस थोड़ा सा अलग है और यहाँ गरीबी मापने वाले अलग अलग प्रोसीजर्स की वजह से असल में गरीब लोगों की संख्या को डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। आमदनी के आधार पर अगर भारत में गरीबी को देखें तो तेंदुलकर कमेटी द्वारा 2009 में एक इनकम डिसाइड की गई थी। इनके हिसाब से अर्बन एरियाज में रह रहे परिवारों के लिए गरीबी रेखा को 1000 रुपए पर मंथ और रूरल फैमिलीज के लिए 816 रुपए पर मंथ डिसाइड किया गया था। इन सब चीजों के बाद आइए अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए बात कर लेते हैं ओडिशा की। दोस्तों, ओडिशा में पिछले 23 सालों से नवीन पटनायक की लीडरशिप में बिजू पटनायक दल पार्टी की सरकार है। गरीबी खत्म करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कई तरह की स्कीम चलाई जा रही है, मगर गरीबी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। देश में सबसे गरीब राज्यों की लिस्ट में ओडिशा 9वीं पोजीशन पर है। स्टेट में हर 3 आदमी में से एक आदमी गरीब है या फिर कहें कि गरीबी सीमा रेखा के नीचे जीवन गुजर बसर करता है। ओडिशा में 29.35% लोग गरीबी सीमा रेखा के नीचे रहने को मजबूर हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट को बेस माने तो ओडिशा के 3 सबसे पिछड़े जिले यानी नवरंगपुर, मालकानगिरी एवं कोरापुट में हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। नवरंगपुर में तो 59.32% लोग गरीबी सीमा रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। मालकानगिरी जिले में 58.71% और कोरापुट में 51.14% लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। इस रिपोर्ट को दोस्तों इसलिए खास माना जाता है क्योंकि आज से पहले जब भी गरीबी रेखा को डिसाइड करना होता था तो सिर्फ कैलोरी कंजम्पशन को ही बेस मान लिया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि नीति आयोग की तरफ से जारी की गई इस गरीबी रिपोर्ट में केवल पेट की भूख मिटाने या फिर कहें कि डाइट के क्राइटेरिया को ही नहीं लिया गया है। इसमें पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन फ्यूल जैसे कई पैरामीटर्स पर भी ढंग से विचार किया गया है। वही बात अगर करें ओडिशा के 16 जिले में गरीबी दर नेशनल रेट से भी ज्यादा है। यहाँ तक कि माइनिंग स्टेट माने जाने वाले केंदुझार जिले में तो 41.78% लोग गरीबी सीमा रेखा के नीचे जीवन जीने को मजबूर हैं। अगर हम एक बड़े तौर पर देखें तो नीति आयोग के न्यू नॉर्म्स के मुताबिक मौजूदा समय में देश का हर चौथा आदमी यानी कि 25.1% लोग गरीब हैं और ओडिशा नेशनल रेट से भी नीचे आते हैं।
जी हाँ, इसी रिपोर्ट में बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और यहाँ पर 51.92% लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। इसके दूसरी तरफ केरल में गरीबी सबसे कम बताई गई है। यहाँ गरीबों की पॉपुलेशन स्टेट की कुल पॉपुलेशन की सिर्फ 0.71% है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम केरल में 1000 आदमी खड़े करें तो उनमें से सिर्फ 7 आदमी ही ऐसे होंगे जिन्हें हम गरीबी रेखा से नीचे मान सकते हैं। और इसी चीज से कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि ओडिशा की हालत क्या ही होगी। वहीं एक बार आंकड़ों से हटकर अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो हमें समझ में आएगा कि ओडिशा को गरीबी के मुंह में धकेलने के कई फैक्टर जिम्मेदार हैं और उन फैक्टर्स के बारे में भी चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर 2011 के पॉपुलेशन सेंसस को बेस माने तो ओडिशा की कुल आबादी 4,19,74,218 थी, जिसमें से करीब 22% पॉपुलेशन तो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स के थे। ऐसे अगर हम नंबर्स में निकालें तो यह करीब 95,90,756 होती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इंडिया में शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1950 में एक लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट के आधार पर ओडिशा में आज के समय में करीब 62 शेड्यूल ट्राइब्स पाई जाती हैं और इन 62 ट्राइब्स में से 13 तो ऐसी हैं जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स माने जाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर इन्हें नहीं बचाया गया तो ये ट्राइब्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। इसमें सबसे बड़ी बात जानने वाली ये बात ये हो जाती है कि क्या इन जनजातियों को सरकारों की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मिल रही है या फिर नहीं, या आज भी ये जनजातियां सिर्फ सरकारों के लिए वोट के सिवा कुछ और है ही नहीं। दोस्तों, कोविड महामारी के बाद की बात करें तो साल 2021 से 22 के बजट में ओडिशा का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 1.6 लाख करोड़ रुपए होने के बावजूद भी ओडिशा देश में डेवलपमेंट इनसाइट्स में बहुत पिछड़ा हुआ है। 2021 में जारी आरबीआई की एक रिपोर्ट स्टेट ऑफ स्टेट फाइनेंसेस 2021 के अनुसार साल 2019 से 20 में ओडिशा ने अपने कुल एक्सपेंडिचर का 71.8% डेवलपमेंट पर खर्च किया था, जो कि साल 2021 से 22 में घटकर 62.8% रह गया है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि साल 2019 में ओडिशा के इलेक्शन थे तो वहां डेवलपमेंट पर ज्यादा खर्च किया गया। इलेक्शन के बाद साल 2021 में सरकारों की स्ट्रैटेजी फिर से वही हो गई। ऐसे ही अगर देखें तो साल 2021 से 22 में टोटल एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में एजुकेशन पर सिर्फ 12.7% ही खर्च किया गया है, जबकि इसके साथ वाले दूसरे गरीब राज्यों में ये नंबर ओडिशा से बेहतर है। बिहार और छत्तीसगढ़ में 18.1%, असम में 18.6%, झारखंड में 14.9% और पश्चिम बंगाल में ये एजुकेशन पर 15.5% खर्च किया गया है। यही हाल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में भी है, जहां ओडिशा ने 2021 से 22 में सिर्फ 5.5% ही हेल्थ पर खर्च किया है। वहीं रूरल डेवलपमेंट के मामले में भी ओडिशा ने साल 2021 से 22 में सिर्फ 7.5% ही खर्च किया था, जबकि यहाँ देखने वाली बात यह है कि आज भी ओडिशा की लगभग 82% आबादी रूरल इलाके में ही रहती है। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, जहां आज की मॉडर्न जनरेशन में इंटरनेट कनेक्टिविटी को डेवलपमेंट का एक बड़ा रीजन माना जाता है। वहीं ओडिशा आज भी इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। जी हाँ, 5G इंटरनेट की तो दूर की बात है, ओडिशा की कुछ जगहों पर तो आज भी ढंग से मोबाइल नेटवर्क की भी कनेक्टिविटी नहीं है। बेकार इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से बैंक से लेकर और दूसरे काम आज भी ओडिशा में पिछड़े ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट की डिजिटल इंडिया स्कीम यहाँ ग्राउंड लेवल पर कितनी कारगर है ये आप खुद सोच सकते हैं। अगर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की माने तो ओडिशा में टेलीकॉम डेंसिटी 76.9% है, जिसका मतलब हुआ कि लगभग 23% से ज्यादा जनता आज भी टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज से दूर ही है। इसमें देखने वाली बात यह है कि नेशनल टेलीकॉम डेंसिटी 84.52% है। इन सब चीजों की वजह से आज ओडिशा से ज्यादातर युवा बाहर के राज्यों में काम करने को मजबूर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा में लगभग 18 से 31% घरों से एक या एक से ज्यादा लोग अपनी स्टेट से बाहर जाकर काम करते हैं और इन लोगों में ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और मुश्किल से 8 से 10 हजार महीना कमाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ओडिशा में रहकर वो 8,000 भी नहीं कमा पा रहे थे। तो दोस्तों, आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि बड़े बड़े दावे भरने वाली सरकारों में असल में कितनी सच्चाई है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।